मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं। कल ये जो बहुत बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, रीट महोत्सव, जिसमें आप भाग लेने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग घरों से निकल भी चुके हैं, शामिल होने के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। और मुझे जो भी सुन रहा है, आप जहां भी हैं, कोई गाड़ी में है, कोई रास्ते में है, कोई बस में है, कोई सेंटर के पास पहुंच भी चुके हैं, आप सबको हमारा ढेर सारा आशीर्वाद है। एक बात ध्यान रखना, इस इसमें इस महाकुंभ में, इस मेले में आपको बहुत एंजॉय करना है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सब हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये सफ़र हमारा बड़ा मज़ेदार रहा। इस सफ़र ने हमें बता दिया कि किस तरह से मेहनत की जाती है, और हम लगभग तैयार हैं। ऊपर वाला हमें देख रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कामयाबी की मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप उसके लिए डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। हमने भी आपके साथ कुछ कोशिशें की हैं। अब चूँकि बहुत कम समय बचा है, इसलिए ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है। मैं आपको केवल इतना बता दूं कि पॉजिटिव रहना है, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे बबल्स भरने हैं, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप बताओ पेपर कैसे करें। तो मैं तो आपको एक ही बात कहता हूँ, समय से पहले आप सेंटर पे पहुँचें, और एग्जामिनेशन हॉल में स्पेशली एक ही चीज़ का ध्यान रखें, और वो है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास वॉच नहीं है, कोई बात नहीं, आप हर आधे घंटे में इन्विजिलेटर से पूछते रहें, सर कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ। वैसे आपको वो बता भी देंगे कितना टाइम चल रहा है, कितना टाइम हो रहा है। 150 प्रश्न हैं, 150 ही आपके पास मिनट है। बहुत से बच्चों ने ये कहा कि सर हम पहले पेपर को देखेंगे, लास्ट तक पढ़ेंगे, टिक करेंगे, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि देखो, इसमें इसमें आपके लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में बहुत डुप्लीकेशन है। मतलब हिंदी वहाँ भी है, हिंदी वहाँ भी है, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, उर्दू भी दोनों जगह मिलेगी, पंजाबी मिलेगी, संस्कृत दोनों जगह मिलेगी। तो ये काफ़ी लेंथी पेपर है, हमको सारा अटेम्प्ट ही नहीं करना है। कम से कम 40-50 पेज तो ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है। इसलिए अगर हम पहले टिक लगाने वाली बात पे जाएंगे पेपर पे, तो फिर क्या होगा, हम उन पन्नों को पलटते रहेंगे और हमारे 20-25 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती रहेगा, और आपको हर वक्त अलर्ट रहना है कि मेरा इतना समय हुआ, इतने इतने मैंने बबल्स भर दिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने पेपर में कितने टिक कर दिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ओमर सीट में कितने भर दिए हैं, और वो 150 में से 150 आपको भरने हैं। केवल इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं साहब पहले कौन सा पोर्शन करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपका मन करे। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आपको जिस पे पूरा कॉन्फिडेंस है वो वाला पोर्शन पहले करें। लेकिन उस पोर्शन को जिसको आप शुरू कर रहे हैं, उसको आपको क्रम से भरना है और पूरा भरना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि साहब उसके बाद आप दूसरे में चले गए, फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है। और बाकी तो आप खुद समझदार हैं ही। चलिए साहब, आज हम आखिरी अपना मॉडल पेपर है रीट के लिए, उसकी बात करता हूँ मैं जल्दी से। तो हो सकता है इसमें से कोई चीज़ आपके लिए काम की हो, इंपॉर्टेंट हो, इसलिए आप पूरे इसको पूरा सुन लें। हो सके तो कुछ चीज़ें नोट डाउन भी कर लें। ओके, चलिए साहब। तो सबसे पहला प्रश्न है, पेवलव के अनुसार किस में साहचर्य होता है? चार ऑप्शंस हैं, भोजन और लार, कुत्ते और ध्वनि, ध्वनि और भोजन, और ध्वनि और लार। तो याद करें, हमने एक बार आपके साथ डिस्कस किया था कि सब अगर ये पूछ लें कि अनुबंध किस में बनता है, तो हमको बोलना है अनुबंध तो बनता है ध्वनि और लार में, या ध्वनि और कुत्ते में, या घंटी और लार में। ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है साहचर्य किस में होता है, एसोसिएशन किस में होता है। तो आपको याद है ना, पेवलोव का सिद्धांत ही इस बात पे डिपेंड है कि साहब यहाँ पे स्टिमुलस और स्टिमुलस में एसोसिएशन होता है। तो दो उद्दीपक जो हैं उनमें सहचर्य बनता है। और दो उद्दीपक कौन से हैं? एक तो ध्वनि और दूसरा भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि और भोजन, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा प्रश्न देखिए, शास्त्रीय अनुबंध में स्वतः पुनर्लाभ होता है जब। तो शास्त्रीय अनुबंध पेवलोव वाले सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। और स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है? स्वतः पुनर्लाभ वो है कि जब हमने भोजन दिया, फिर घंटी के साथ अनुबंध बना, फिर उसके काफ़ी समय बाद हमने भोजन देना बंद कर दिया, केवल घंटी बजाई, तो लार आनी बंद हो गई। इसको क्या बोलेंगे? विलोपन। ये विलोपन हो गया, है ना। फिर वापस लार कब आएगी?
ये इस सवाल का मतलब है। तो शास्त्रीय अनुबंध में स्वतः पुनर्लाभ होता है जब, तो इसका जवाब है विलोपन के कुछ समय बाद पुनः CS प्रस्तुत किया जाए, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखेंगे, केवल CS प्रस्तुत करेंगे तो फिर क्या होगा, अचानक कुत्ता रिस्पॉन्स कर देगा, तो यहाँ UCS नहीं आएगा बल्कि CS आएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3, और ये बहुत शानदार प्रश्न है। पेवलव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है सामीप्यता, दूसरा है निष्प्रभन, तीसरा है पुनर्बलन, और फोर्थ वन है अनुक्रिया। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सामीप्यता। हालांकि आपको पता है सामीप्यता का सिद्धांत एडविन गुथरी साहब ने दिया था। कॉन्टिग्यूटी थ्योरी एडविन रे गुथरी की है। पर ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, पेवलव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है सामीप्यता, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कैसे? आपको याद है हमने आपको पेवलव के सिद्धांत के तीन स्टेप बताए थे, ठीक है ना। पहले में US और इधर UR, दूसरे में, अच्छा कुछ लोग कहते हैं साहब पहले UCS लिख दिया, कोई एक्चुअली साइमल्टेनियस है ना, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप दूसरा स्टेप देख लें, CS प्लस US, और इस बार जो लार आ रही है वो इस भोजन के लिए आ रही है, इसलिए ये भी UR, ठीक है ना। तो पहला US UR, दूसरा CS प्लस US UR, और तीसरा ओनली CS और CR। ये 3 स्टेप थे ना। उसके बाद 4 विधियां हमने आपको बताई थी, आपको याद हो तो। 4 विधियां थी, साइमल्टेनियस, डिलेड, ट्रेस और बैकवर्ड, समकालिक, विलंबित, चिन्ह या आपका अवशेष अनुबंध, और चौथी थी पृष्ठोन्मुखी। तो आपको याद है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधि कौन सी थी? जवाब था डिलेड कंडीशनिंग थी, विलंबित अनुबंध था, जिसमें भोजन और घंटी के बीच में दोनों के दरमियान बहुत कम फासला होता है। वो आपको हमने बताया था 0.2 सेकंड से 2 सेकंड या 5 सेकंड बताया होगा। तो कम से कम फासला दोनों में, जितना कम से कम फासला होगा उतना अनुबंध प्रभावी बनेगा, और इसी दोनों उद्दीपकों के दरमियान फासले के आधार पर सामीप्यता, कॉन्टिग्यूटी शब्द आया है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? सामीप्यता। ओके, सवाल नंबर 4, चौथा प्रश्न है स्किनर के बारे में। स्किनर के अनुसार व्यवहार निरूपण का अंतिम चरण है शिपिंग, चेनिंग, सामान्यकरण, विभेदन। तो ये चारों चरण हैं साहब, और अंतिम चरण विभेदन हो जाएगा। ये मैंने सीक्वेंस में ही आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्किनर ने शिपिंग दिया है, चेनिंग दिया है। इसके अलावा स्किनर की बहुत सी बातें हम कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में। शिपिंग और चेनिंग में क्या फ़र्क है ये देख लें आप। तो एक्चुअली हम प्रत्येक सही अनुक्रिया पर जब पुनर्बलन देते हैं उसको बोलते हैं शिपिंग। लेकिन व्यवहार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं, और एक एक करके उनको मजबूत करते हैं, वो है चेनिंग। बस फ़र्क क्या है दोनों में? शिपिंग में हर स्टेप पे, सही स्टेप पे रीइंफोर्स किया जाएगा, और चेनिंग में केवल अंतिम वांछित अनुक्रिया करने पे पुनर्बलन दिया जाएगा, वो चेनिंग है। तो शिपिंग और चेनिंग दोनों स्किनर साहब की खास बातें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण है? निषक्तता, कौन सा विशिष्ट अधिगम निषक्तता, माफ करें, कौन सा विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण है? ASD, मानसिक मंदन, डिसलेक्सिया, ADHD। ASD ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मानसिक मंदन मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया है ही, और ADHD आप खूब पढ़ चुके हैं, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो दरअसल ये विकासात्मक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, विशिष्ट अधिगम निषक्तता का एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया, माफ करें, डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 3। दरअसल एक विद्वान हुए एचएन बेक, क्या नाम है? एचएन बेक, जो बाल्यावस्था के डिसऑर्डर्स, जिनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, उनकी बात करते हैं, और उसमें वो ASD, मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, ADHD की बात करते हैं। लेकिन डिसलेक्सिया विशिष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें व्यक्ति को सूचना को स्पष्ट रूप से समझने में कठिनाई होती है, और पठन, लेखन, गणित की आधारभूत कौशलों में और समस्याओं में उसको
इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 6, वापस पाँचों आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए उपयुक्त कथन है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है यह आंतरिक है और मानसिक मंदता के कारण है, मानसिक मंदता। दूसरा, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया के कारण से है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसफंक्शन डाइफंक्शन के कारण से है। तीसरा, यह बाह्य है और दृष्टि और श्रवण बाधिता है। और चौथा, यह वातावरणीय प्रतिकूलता के कारण है। तो बोलिए, अधिगम निर्योग्यता के लिए उपयुक्त कथन कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज का संबंध सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है उसके कारण से है। अब यहाँ देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात, आप ध्यान दें, यानी ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये अधिगम निर्योग्यता में शामिल नहीं है। तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। यानी पहला ऑप्शन देखो, यह आंतरिक और मानसिक मंदता के कारण है, इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब मेंटल रिटार्डेशन या मानसिक मंदता अधिगम निर्योग्यता नहीं है। कितनी बड़ी बात। यानी अधिगम निर्योग्य बालक मानसिक रूप से सशक्त हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। इसी तरह ये दृष्टि और श्रवण बाधिता नहीं है, ठीक है ना। दिखने में, सुनने में ये जो इम्पेयरमेंट हैं, इनको हम क्या अधिगम अशक्तता वाले बालक बोल सकते हैं? जवाब है नहीं बोलेंगे साहब। वातावरण के कारण से क्या लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती साहब। तो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी ना तीनों। आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया के कारण है, यह लर्निंग डिसेबिलिटी की सही परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। पहला कूडर रिचर्डसन, दूसरा पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे, तीसरा CW बियर्स और चौथा मेडनिक। तो व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल जो कि द बिग 5 के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? द बिग 5। एक्चुअली इसमें 5 विमाएँ हैं, 5 ट्रेट्स हैं जिनके आधार पे व्यक्तित्व का असेसमेंट किया जाता है, और ये बताने वाले हैं पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे। तो नाम याद रखना, पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे। एक नाम और याद रखना, नॉर्मन साहब ने दरअसल बिग 5 वाली बात बोली है, तो नॉर्मन का नाम भी इनके साथ जोड़ सकते हैं आप। पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैक्रे और नॉर्मन, उन्होंने व्यक्तित्व का कौन सा मॉडल दिया? द बिग 5 मॉडल दिया। बहुत बार मैं आपको बता दूं, बिग 5 के बारे में 5 विमाएँ पूछी गई हैं जो आप बहुत आराम से याद रख सकते हो। एक वर्ड है ओसन, OCN, OCEAN, और ये दरअसल ये 5 विमाएँ हैं जो बिग 5 मॉडल की 5 ट्रेट्स हैं। ओ से बनता है ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी अनुभवों का खुलापन। सी से बनता है कंसियसनेस, यानी अंतर विवेकशीलता या विवेकशीलता। कोई कैसे तर्क करता है उस पर डिपेंड है, कोई कितना फ्रेंक है, ठीक है, इस पर डिपेंड है। तीसरी बीमा है ई से बनेगा एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन बहिर्मुखता। चौथा है ए, और ए से बनती है एग्रीबलनेस। ए से क्या बनेगा? एग्रीबलनेस, सहमति जन्यता, यानी कौन कितना मतलब असर्टिव है, कितनी सहमति है उसमें दूसरों के लिए, दूसरों की बातों के लिए, विचारों के लिए, इस आधार पे उसका असेसमेंट करते हैं। और 5वीं बीमा है एन, और एन से बनता है न्यूरोटिसिज्म, यानी उसका उसका जो आवेग का स्तर है, तंत्रिका, उसकी जो तंत्रिका तापिता है, उसके आधार पे भी हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। तो याद रखना, बिग 5 की 5 बीमाएँ हैं, OCEAN। ओ से ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंसेस, सी से आपका कॉन्शियसनेस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से अग्रीबलनेस और एन से न्यूरोटिसिज्म। यहाँ पे ध्यान दें, एक ऑप्शन है कूडर रिचर्डसन। तो याद रखना, कूडर रिचर्डसन ने एक स्केल दी है जो रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता में बहुत प्रसिद्ध है, विश्वसनीयता के मापन में बहुत काम आती है। तो विश्वसनीयता से किसको जोड़ देंगे? कूडर रिचर्डसन साहब को जोड़ देंगे। CW बियर्स, फर्स्ट ग्रेड में इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने दरअसल मेंटल हाइजीन
सोसाइटी की स्थापना की थी। इनकी एक बुक आई थी 1908 में जो बहुत प्रसिद्ध है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। CW बियर्स वो पहले इंसान थे जिन्होंने कुछ टर्म्स का यूज़ किया, जिनमें 1908 में इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है द मैन ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। तो CW मेडनिक साहब का नाम है। मेडनिक, देखिए मेडनिक ने एक परीक्षण बनाया है जो सृजनात्मकता के मशहूर परीक्षणों में से एक है, और वो परीक्षण है दूरस्थ सहचर्य परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमोट एसोसिएशन टेस्ट। रेट के नाम से प्रसिद्ध है, RAT। तो रेट बनाने वाले कौन हैं? मेडनिक हैं। रेट आपके सृजनात्मकता का परीक्षण है। कूडर रिचर्डसन विश्वसनीयता के स्केल बनाने वाले हैं। पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे बिग 5 मॉडल के जनक हैं। और CW बियर्स ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, माफ करें मैन बोला होगा मैंने, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ उनकी बुक का नाम है। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये हैं आपके CW बियर्स। ओके, 7 नंबर पे देखो, लास्ट वीडियो में हमने आपको जो कुछ बुद्धि परीक्षण के बारे में बताए थे उनमें से एक सवाल है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं इसको। कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है? पहला है भाटिया परीक्षण, दूसरा ड्रा-ए-मैन परीक्षण, तीसरा CIE अशाब्दिक समूह परीक्षण, और चौथा जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। तो देखो, निष्पादन परीक्षण याद है ना आपको? शाब्दिक होते हैं कि अशाब्दिक? अशाब्दिक होते हैं, ठीक है। तो भाटिया परीक्षण आपको याद है, इसके 5 उप परीक्षण थे, और ये सभी के सभी क्या हैं? अशाब्दिक हैं। वैयक्तिक हैं भाटिया वाले, पर अशाब्दिक हैं, इसलिए निष्पादन है। ड्रा-ए-मैन परीक्षण गुड एनफ ने दिया था, और ये भी नॉन वर्बल है, इसलिए निष्पादन है। CIE अशाब्दिक समूह परीक्षण निष्पादन है। जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण आपको याद है ना, हमने बताया था आपको, GMAT जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट किसने दिया? जलोटा साहब ने दिया। और जलोटा का ये परीक्षण सामूहिक भी था, और याद करें शाब्दिक भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा जलोटा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। रेनेजुली के त्रिचक्रीय मॉडल में शामिल है उच्च रचनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता, औसत से अधिक सामान्य क्षमता, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। दरअसल एक नाम ध्यान में रखना, रेनेजुली, क्या नाम है इनका? रेनेजुली। तो रेनेजुली ने क्या किया? इन्होंने 3 रिंग मॉडल दिया, 3 रिंग। और ये मॉडल किसके बारे में है? ये मॉडल गिफ्टेड बच्चों के बारे में है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में है। प्रतिभाशाली, ध्यान रखना, प्रतिभाशाली में सृजनात्मक भी शामिल हो सकता है, होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक मॉडल दिया जिसमें 3 रिंग बताई साहब। एक रिंग में हाई एबिलिटी है, दूसरी रिंग में हाई क्रिएटिविटी है, और तीसरी जो रिंग है वो है आपकी प्रतिबद्धता, टास्क कमिटमेंट। टास्क कमिटमेंट, तो हाई क्रिएटिविटी, हाई एबिलिटी और टास्क कमिटमेंट, ये तीनों रिंग जहाँ पे मिलती हैं, वो सेंटर जो है वो है गिफ्टेड बिहेवियर। ये बात बताने वाले कौन थे? रेनेजुली, याद रखना रेनेजुली। और रेनेजुली का ये मॉडल किसके बारे में है? तो हम बोलेंगे साहब ये है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न देखिए। EA/MA गुणा 100, EA/MA इंटू 100 किसका सूत्र है? शैक्षिक लब्धि, सांवेगिक लब्धि, साफल्य लब्धि, या फिर बुद्धि लब्धि? तो ध्यान देंगे, अगर ये होता EA/CA, अगर होता EA/CA इंटू 100, तो बोलिए इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता एजुकेशनल कोसेंट, EQ शैक्षिक लब्धि पिछड़े बालक वाली, ठीक है। अगर होता MA/CA तो फिर IQ बुद्धि लब्धि। लेकिन ये क्या है? ये है EA/MA, ऊपर एजुकेशनल एज है, नीचे मेंटल एज है, नीचे मेंटल एज है, इसमें ध्यान रखना, इंटू 100। तो ये है दरअसल अचीवमेंट कोसेंट का फॉर्मूला, साफल्य लब्धि का सूत्र। तो साफल्य लब्धि का सूत्र ध्यान रखेंगे, EA/MA इंटू 100। सवाल नंबर 10, और ये है थॉर्नडाइक साहब पे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि का कौन सा गुण नहीं बताया?
तो थॉर्नडाइक साहब की बहुत सी बातें हैं साहब। बहुकारक सिद्धांत दिया इन्होंने। थॉर्नडाइक ने दरअसल एक टर्म दी है CAVD। CAVD ध्यान रखना। CAVD में C से बनता है कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, दरअसल वाक्य पूर्ति। तो C वाक्य पूर्ति हो गया। A है अर्थमेटिक प्रॉब्लम, तो अंकगणित समस्या हो गई। V है वोकेबुलरी, तो शब्दावली हो गया। और D है डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं दिशा। तो वाक्य पूर्ति, अंकगणित समस्या, शब्दावली और दिशा थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताए हैं। तो 4 चीज़ें हुई ना। एक हुआ CAVD, तो एक हुआ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन C से, A से अर्थमेटिक प्रॉब्लम, V से वोकेबुलरी और D से डायरेक्शन। इसके साथ 4 चीज़ें इन्होंने और भी बताई हैं, वो भी परीक्षा में आ चुकी हैं और बहुत आराम से आप याद रख सकते हैं। वो 4 चीज़ें हैं लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पेस। लेवल बुद्धि में लेवल, एरिया, लेवल, रेंज, एरिया और स्पेस, यानी स्तर, रेंज का मतलब विस्तार, क्षेत्र और गति। स्तर, विस्तार, क्षेत्र, गति थॉर्नडाइक, CAVD थॉर्नडाइक। तो इन्होंने कौन सा नहीं दिया? संज्ञान नहीं दिया साहब। क्वेश्चन नंबर 11 और 11वां देखिए आप। वेशलर वैल्यूब परीक्षण में 6 शाब्दिक तथा 5 अशाब्दिक टेस्ट हैं। कौन सा शाब्दिक परीक्षण नहीं है? सूचना इंफॉर्मेशन, अंक विस्तार डिजिट स्पान, अंक प्रतीक डिजिट सिंबल, अंक गणित अर्थमेटिक। तो देखो मैं आपको बता दूं, ध्यान होगा आपको, जब 1905 में पहली बार फ्रांस में अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण किया तो ये बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरी दुनिया में। 1908 में मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद आपको ध्यान है ये फ्रांस में हुआ था, पर ये 2 जगह चला गया। एक तो जर्मनी में 1912 में विलियम स्टर्न इसको लेके गए थे, और एक अमेरिका में टर्मन इसको लेके गए थे। बिने बुद्धि परीक्षण को टर्मन ने अमेरिका में पहली बार अपने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, जहाँ पे प्रोफेसर थे, तो वहाँ पे प्रेजेंट किया और वो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये बात है 1916 की, ध्यान रखना। 1912 विलियम स्टर्न जर्मनी और 1916 लेविस टर्मन USA। अब अगर आपको ऐसा पूछें साहब बुद्धि लब्धि शब्द पहली बार किसने दिया, तो हम बोलेंगे विलियम स्टर्न ने दिया। कहाँ पे दिया? जर्मनी में दिया, 1912 में दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो भी विलियम स्टर्न, 1912 जर्मनी करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय था लेविस टर्मन को, जिन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1916 में बिने बुद्धि परीक्षण को लागू किया, ठीक है ना। बाद में इसके काफ़ी संशोधन हुए, 5 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ISB 1916 पहला संशोधन माना जाता है दरअसल बिने बुद्धि परीक्षण में। 1937 में दूसरा, 1960 में तीसरा, 1985 में चौथा और 2003 में 5वां संशोधन हुआ, जो SB5 के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जब 1937 में बिने बुद्धि परीक्षण में दूसरा संशोधन हुआ, जो स्टर्न, टर्मन, मेरिल, वेसलर जैसे लोगों ने, सबका उसमें कंट्रीब्यूशन था, तो वो दे बिने के नाम से प्रकाशित किया गया। किस नाम से प्रकाशित किया गया? दे बिने के नाम से प्रकाशित किया गया। और जब चीज़ें प्रकाशित होती हैं तो फिर उनकी आलोचनाएं भी होती हैं, क्रिटिक्स भी होते हैं। तो यहाँ आलोचना हुई और इस बात को लेकर आलोचना हुई कि साहब ये जो आपका परीक्षण है इसमें 2 कमियां हैं। एक तो ये केवल बच्चों के लिए है, और दूसरा इसमें केवल वर्बल आइटम्स हैं, नॉन वर्बल आइटम्स नहीं है, इसलिए अशिक्षित व्यक्ति कहाँ जाएं। तो इसके परिणाम स्वरूप एक बुद्धि परीक्षण आया जो एडी वेसलर साहब ने बनाया था अमेरिका में। वो वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो वयस्कों के लिए, 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए वो बनाया गया था। हालांकि बाद में इसकी दूसरी स्केल्स भी आ गई हैं। तो वो वयस्कों के लिए सर्वोत्तम बुद्धि परीक्षण माना जाता है, और इसमें उन दोनों आलोचनाओं को दूर कर दिया गया। एक तो बड़ों के लिए नहीं है, तो वयस्कों के लिए बनाया गया। 16 से 64 वर्ष के लिए बनाया गया था, पहला माफ़ करें, 16 से 64 वर्ष के लिए। और दूसरा, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आइटम्स रखे गए थे। ध्यान रखना, वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण में 5 वर्बल आइटम थे, सॉरी 6 वर्बल आइटम थे और 5 नॉन वर्बल आइटम थे। 6 शाब्दिक आइटम्स कौन से थे? एक तो सूचना, इंफॉर्मेशन, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन या समझ, तीसरा वोकेबुलरी या शब्दावली। तो पहला हो गया सूचना या ज्ञान, इंफॉर्मेशन, दूसरा हो गया कॉम्प्रीहेंशन या समझ या बोध, तीसरा हो गया वोकेबुलरी या शब्दावली, और चौथा इसमें था अंकगणित, अर्थमेटिक। चौथा क्या था? अंकगणित, अर्थमेटिक।
और पांचवा था अंक विस्तार, अंक विस्तार डिजिट स्पान, और छठा था समानता या सिमिलरिटीज़। तो ये 6 वर्बल आइटम्स थे और 5 नॉन वर्बल आइटम्स थे, जिनमें नॉन वर्बल में क्या होता है, वही निष्पादन वाले परफॉर्मेंस वाले होते हैं। जिसमें पहला था ब्लॉक डिज़ाइन, दूसरा था आपके ऑब्जेक्ट कंप्लीशन। ऑब्जेक्ट कंप्लीशन को बोलते हैं वस्तु चित्रपूर्ति, ओके हाँ चित्रपूर्ति। पहला था आपका ब्लॉक डिज़ाइन, दूसरा था ऑब्जेक्ट कंप्लीशन। ऑब्जेक्ट कंप्लीशन को क्या बोलेंगे, नहीं सॉरी, दूसरा क्या था, दूसरा था, पहला था ऑब्जेक्ट आपका ब्लॉक डिज़ाइन, दूसरा था हाँ पिक्चर, माफ़ करें पिक्चर के साथ कन्फ्यूज हुआ मैं। दूसरा था पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर कंप्लीशन है चित्रपूर्ति। तीसरा था पिक्चर असेंबलिंग, जिसको बोलते हैं चित्र सज्जा। तो चित्रपूर्ति चित्र सज्जा 2 हुए ना, और एक क्या हुआ, पहला हुआ ब्लॉक डिज़ाइन वाला। और चौथा जो आइटम इसमें था वो था, ध्यान देंगे, पहला था ब्लॉक डिज़ाइन, दूसरा था पिक्चर कंप्लीशन चित्रपूर्ति, तीसरा था पिक्चर असेंबलिंग चित्र सज्जा, और चौथा था ऑब्जेक्ट असेंबलिंग। ऑब्जेक्ट डिज़ाइन नहीं था बल्कि ऑब्जेक्ट असेंबलिंग था। ऑब्जेक्ट कंप्लीशन भी नहीं होता है ना, वस्तु को पूरा नहीं कर रहे हैं, सृजनात्मक परीक्षण नहीं है, बुद्धि का परीक्षण है। तो वो था ऑब्जेक्ट असेंबलिंग यानी वस्तु सज्जा। तो वस्तु सज्जा हुआ, चित्र सज्जा हुआ, चित्रपूर्ति हुआ और ब्लॉक डिज़ाइन हुआ। 4 तो ये थे, और पांचवा था जिसमें मतलब केवल सिंबल है, संकेत है, उसको बोलते हैं डिजिट स्पान। क्या बोलते हैं, डिजिट स्पान, अंक संकेत। संकेत कहते हैं ना, जैसे एक एक है तो एक उंगली कर सकते हैं, ये अंक संकेत है। तो इस तरह से 6 वर्बल और 5 नॉन वर्बल आइटम देने वाले थे वेस्लर वेल्यूब। और इसमें देखिए आप क्या सवाल पूछा है, वेस्लर वेल्यूब परीक्षा में 6 शाब्दिक ओके वर्बल और 5 अशाब्दिक टेस्ट हैं। ठीक है साहब, कौन सा शाब्दिक परीक्षण नहीं है, तो सूचना है, डिजिट स्पान अंक विस्तार है, अर्थमेटिक है, डिजिट सिंबल नहीं है साहब, ये याद रखेंगे। अंक प्रतीक या डिजिट सिंबल क्या है, नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल याद है ना आपको, नॉन वर्बल में पहला है ब्लॉक डिजाइन, दूसरा है चित्रपूर्ति, तीसरा है चित्र सज्जा, चौथा है वस्तु सज्जा और पांचवा है डिजिट सिंबल। और वर्बल में 5 आइटम हो गए, पहला सूचना या ज्ञान, दूसरा बोध या समझ, तीसरा शब्दावली, चौथा समानता, तो ये 4 तो वो हो गए, और 2 गणित वाले हो गए, अंक गणित, और एक आपका अंक विस्तार डिजिट स्पान। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विकास के संदर्भ में रेसिप्रोकल इंटरवीविंग तथा आत्म विनियमन, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग तथा सेल्फ रेगुलेशन सिद्धांत किसने दिए, तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये अर्नोल्ड गेसल साहब ने दिए हैं। दरअसल अर्नोल्ड गेसल का एक सिद्धांत है मेच्योरिटी का, परिपक्वता का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये वाली चीज़ें बताई हैं। और ये क्या है, दरअसल इसका मतलब ये है कि साहब जब गामक विकास होता है ना, तो पहले क्या होता है, हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे शरीर में दोनों पक्ष है ना, वाम और दक्षिण, मतलब राइट और लेफ्ट, दो पक्ष है ना, दो बाइलेटरल होता है ना, 2 पक्ष होते हैं। तो दाहिने और बाएं दोनों पक्षों से हम काम करते हैं, दोनों हाथ एक साथ काम करते हैं, दोनों पाँव एक साथ काम करते हैं। फिर दोनों में एक बेहतर काम करता है, इसलिए दूसरा उसका सपोर्ट करता है। अगर किसी का बायां पक्ष बेहतर काम करेगा तो वो वाम हस्त वाला हो जाएगा, लेफ्टी हो जाएगा, खब्बू हो जाएगा, और दाहिना उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने बोला रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। और सेल्फ रेगुलेशन होता है, ये अपने आप होता है, अपने को पता नहीं होता। ठीक है ना, तो ये देने वाले कौन है, अर्नोल्ड गेसल साहब है। मार्गरेट मीड में आपको बता चुका हूँ, सेमो आइलैंड पे इन्होंने प्रयोग किए थे, और किशोरावस्था में संस्कृति का प्रभाव पड़ता है ऐसा बोला था। एक नाम इसमें आया गेगन, ध्यान रखेंगे, गेगन परीक्षा में आ चुका है, सीटेट में आ चुका है। गेगन ने दरअसल गिफ्टेड बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक मॉडल दिया था, वो विभेदीकरण मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है। तो गेगन याद रख लेना, गेगन ने विभेदीकरण मॉडल दिया है, विभेदीकरण डिफरेंशिएट मॉडल। और ये विभेदीकरण मॉडल कौन से बच्चों के लिए है, तो हम बोलेंगे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है ये गेगन। और जेजोंग तो आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि सब लोग कहते हैं कि साहब संवेग और संज्ञान यानी भावना और अपना कॉग्निटिव जो लेवल है, दोनों मिक्स रहते हैं, दोनों बायलैटरल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में सन्निहित हैं। लेकिन जेजोंग साहब ऐसे एकमात्र विद्वान हैं जो कहते हैं कि साहब संवेग और संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्या हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। तो याद रखना आप, संज्ञान और संवेग को स्वतंत्र मानने वाले कौन, जेजोंग। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विभेदीकरण मॉडल देने वाले कौन, गेगन। सेमोआ आइलैंड पे प्रयोग करने वाली महिला
एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गेट मीड, जिन्होंने किशोरावस्था पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन किया था, और परिपक्वता का सिद्धांत देने वाले अर्नोल्ड गेसल, जो इस प्रश्न का उत्तर भी हैं और इसमें उन्होंने दोनों चीज़ें बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हम आपको संवेग वाले वीडियो में बता चुके हैं सारी बात, वहीं से सवाल है। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, ओके, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है, यह कथन किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? केननबार्ड सिद्धांत, जेम्स लेंगे सिद्धांत, शेक्टर सिंगर सिद्धांत, या संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत? तो याद करें आप, भाग जाता है यानी उसको देखा, ठीक है ना, तो देखा तो डरा बाद में है, भागा पहले है। इसका मतलब पहले फिजिकल अराउजल हुआ है, उसके बाद में संवेग की अनुभूति हुई है, उसके बाद में संवेग की उत्पत्ति हुई है, ये हम मान सकते हैं। तो पहले शारीरिक क्रिया, पहले फिजिकल रिस्पॉन्स, बाद में संवेग। आपको याद है ना, वी फील अफ्रेड बिकॉज वी ट्रेम्बल, हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम कहाँ पर हैं। तो पहले शारीरिक चीज़ हुई ना, तो ये वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा था? ऑप्शन नंबर 2, जेम्स लेंगे सिद्धांत। याद है ना आपको, केननबार्ड सिद्धांत इसके विरोध में आया था, जिसमें ये कहा कि साहब फिजिकल अराउजल और आपका इमोशंस दोनों एक साथ होते हैं, ये केननबार्ड ने बोला था। सेक्टर सिंगर याद होगा आपको, टू फैक्टर थ्योरी जिसको कहते हैं, संज्ञानात्मक एस्पेक्ट भी है। तो कुल मिला के इसका आंसर हो गया जेम्स लेंगे सिद्धांत। 14, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में गलत विकल्प है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में गलत विकल्प है। पहला ऑप्शन है, इसमें अध्ययन का न्यादर्श व जनसंख्या समान होते हैं। न्यादर्श क्या होता है? न्यादर्श का मतलब होता है सिंपल, यानी जिसका हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं वो, और जनसंख्या समान होते हैं। क्या समान होते हैं? बिल्कुल होते हैं साहब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस पर एक्शन रिसर्च कर रहे हैं ना, केवल उसी पर कर रहे हैं, जिसका करना है उसी का करते हैं। ये नहीं कि साहब उस पर करने के बाद उसकी चीज़ें दूसरों पे लागू कर देंगे। इसलिए वो सिंपल नहीं है, बल्कि वो तो रियल वही पॉपुलेशन है, रियल वही व्यक्ति है जिस पे हमको करना है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है एक्शन रिसर्च में, कि न्यादर्श और जनसंख्या क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरा, इसमें निष्कर्षों का सामान्यीकरण नहीं होता, तो मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल नहीं होता। इसमें सूचना संकलन व आंकड़ों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है, ये एक्शन रिसर्च में कभी नहीं होता। अगर आपको परीक्षा में ऐसा पूछ लें कि साहब विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, आप बोलेंगे नहीं। व्यापक स्तर पर सूचनाओं का संकलन करना होता है, आप बोलेंगे नहीं। सामान्यीकरण किया जाता है, नहीं। बाहर से विशेषज्ञों को बुलाते हैं, नहीं। दीर्घकालीन समस्याएं हल की जाती हैं, नहीं, वो तो मौलिक अनुसंधान हो गया, ठीक है। तो इसमें दैनिक जीवन की विद्यालय से जुड़ी हुई समस्याओं को लिया जाता है। पठन पाठन शिक्षण विधियां, अधिगम क्षेत्र, सहायक सामग्री आदि इसके एरियाज़ हैं। इसको करने के लिए कोई बाहर से एक्सपर्ट नहीं बुलाते, बल्कि शिक्षक, प्रशिक्षक, माफ़ करें, शिक्षक, शाला प्रधान या निरीक्षक, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। और इसमें अनुसंधानकर्ता ही प्रयोगकर्ता होता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो क्या गलत हुआ? तीसरा ऑप्शन गलत हुआ, सूचनाओं का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, ये नहीं होता। ओके, अब है 15, कोहल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का आधार है नैतिक दुविधा, या परंपरा, या संज्ञानात्मक विकास, या दंड व आज्ञाकारिता? बोलिए। तो ध्यान देंगे, आपको ध्यान है ना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से पहले जीन पियाजे, हाँ आपने कमेंट्स किए थे, मैंने वो डाला है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से पहले जीन पियाजे साहब ने नैतिक विकास दिया था, और जीन पियाजे चूंकि वही संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं, कोहलबर्ग उनसे प्रभावित हैं, इसलिए याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, यानी जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होगा वैसे वैसे मोरल रीजनिंग बदलती जाएगी, तर्क बदलते जाएंगे, नैतिक नियम बदलते जाएंगे। नैतिक नियमों में बदलाव किस कारण से होता है? समाज के कारण से होता है? नहीं, ये तो होता है बालक के कोग्निटिव डेवलपमेंट से। ये बात बताने वाले जीन पियाजे थे, और यही बात कोहलबर्ग के नैतिक विकास का आधार भी है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास। चलिए, एक और बेहद खास बात, हैविंग हस्ट साहब बहुत प्रसिद्ध है साहब डेवलपमेंटल टास्क के लिए। हैविंग हस्ट के विकासात्मक पाठ डेवलपमेंटल टास्क के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित कार्य है। 4 ऑप्शंस हैं, सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना, उचित पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं प्राप्त करना, अचीव करना, नैतिकता, मूल्य तथा विवेक को सीखना,
अपने आप को अन्य लोगों के साथ सांवेगिक रूप से संबंधित करना सीखना। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, एक तो हेविंग हस्ट साहब का नाम याद रखना। हेविंग हस्ट ने एक मॉडल दिया है जिसमें पूरे जीवन की 6 स्टेजेस बताई हैं। कितनी स्टेज बताई हैं? 6 स्टेज बताई हैं साहब। पहली 3 हमारे सिलेबस में हैं ही, हम पढ़ते ही हैं। पहली इन्होंने बताई इन्फेंसी बाल्यावस्था, सॉरी इन्फेंसी शिशुअवस्था 2 वर्ष तक। दूसरी उन्होंने बताई चाइल्डहुड बाल्यावस्था 2 से आपका माफ़ करें, पहली स्टेज उन्होंने 8 स्टेज बताई हैं, जिनको हमने चार चार भागों में कर दिया ना। पहली स्टेज उन्होंने बताई इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष, दूसरी अर्ली चाइल्डहुड वाली 2 से 6 वर्ष, तीसरी लेटर चाइल्डहुड वाली 7 से 12 वर्ष, और चौथी अडोलसेंस किशोरावस्था 18-19 वर्ष तक। तो ये 4 तो हम पढ़ते ही अपने सिलेबस में है। उसके बाद आगे उन्होंने युवावस्था की और एक वृद्धावस्था की, ठीक है ना, मिडिल एज और उससे पहले वाली एज और वृद्धावस्था की एज बताई है, जिसके बारे में हमको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ लें कि इन्होंने 6 स्टेज बताई हैं। और इन्होंने ये कहा है कि साहब जब बालक या व्यक्ति बड़ा होता है तो उससे सोसाइटी कुछ एक्सपेक्टेशन करती है, कुछ उम्मीदें लगाती है, जिसको उन्होंने नाम दिया सामाजिक प्रत्याशा। और ये हर एक स्टेज में वो अगली स्टेज के लिए तैयार करने वाली चीज़ें भी होती हैं। इसके लिए उन्होंने शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है, या फिर शेष अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 4 कैटेगरीज की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जो हम रोज जो बातें पढ़ते हैं ना, लगभग ऐसी बातें इसमें इन्होंने बताई हैं। ठीक है, मेनली एक आध बात मैं आपको बताता हूँ कि सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना, ध्यान रखना, सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना इन्होंने बताया एडोलसेंस से संबंधित है। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता तो फिर बाल्यावस्था हो जाता। ठीक है, इसी तरह उचित पुरुषोचित उचित पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं प्राप्त करना, अटेन करना, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, प्राप्त करना अडोलसेंस है। ठीक है, अगर ये होता उचित पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं सीखना तो फिर बाल्यावस्था हो जाता, क्योंकि एक हल्का सा पर्दा है इनके बीच में। ठीक है ना। वैसे नैतिकता, मूल्य तथा विवेक आपको याद है, नैतिकता, मूल्य, विवेक बाल्यावस्था की बहुत बड़ी विशेषता है। तो ये बाल्यावस्था के बारे में है। और बाल्यावस्था को अगर 2 भागों में बांटे तो उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी। ठीक है, अपने आप को अन्य लोगों के साथ सांवेगिक रूप से संबंधित करना सीखना, ये इन्फेंसी की बात है, शेष अवस्था की बात है। पर शेष अवस्था के साथ पूर्व बाल्यावस्था है तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ध्यान रखने वाली बात यह है कि हेविंग हस्ट ने विकासात्मक पाठ या डेवलपमेंट टास्क दिए हैं, और इन्होंने पूरे जीवन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6 स्टेजेस बताई हैं। कितनी बताई हैं? 6 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, और इनका ये जो मॉडल है, ये मॉडल बायो, देखो एक महत्वपूर्ण बात, एरिक्सन ने 8 स्टेज बताई थी, साइकोसोशियल मॉडल याद है आपको। सिगमंड फ्राइड ने 5 स्टेजेस बताई थी, साइकोसेक्सुअल मॉडल। और इनका मॉडल बायो साइकोसोशल मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है? बायो साइकोसोशल मॉडल, यानी जैव मनोसामाजिक। केवल मनोसामाजिक नहीं है, एरिक्सन का केवल मनोसामाजिक है, इनके साथ एक शब्द जुड़ता है बायो। तो बायो साइकोसोशल मॉडल देने वाले कौन हैं? हेविंग हस्ट हैं। विकासात्मक पाठ, डेवलपमेंटल टास्क किसने दिए? हेविंग हस्ट ने दिए। डेवलपमेंटल टास्क क्या है? डेवलपमेंटल टास्क हर एक विकास की अवस्था के बारे में कुछ वो विशेषताएं हैं जिनको उस पर्टिकुलर एज में पाया जाता है, स्टेज में पाया जाता है, क्योंकि समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो जरूरी है। और एक तरीके से हेविंग हस्ट ने ये भी बोला है कि पहली स्टेज की चीज़ें अगली स्टेज के लिए व्यक्ति को, बालक को तैयार करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने कितनी स्टेज बताई? तो 6 स्टेज बताई साहब। कितनी अवस्थाएं बताई? 6 अवस्थाएं बताई। शेष अवस्था 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 19 वर्ष तक। और उसके बाद की 3 स्टेज हमको पढ़नी नहीं है, वो युवावस्था हो जाएगी, और मेच्योरिटी वाली 2, और एक आपकी वृद्धावस्था हो जाएगी। ठीक है ना। ओके, तो इसका जवाब हो जाएगा कि साहब बाल्यावस्था से संबंधित है नैतिकता, मूल्य और विवेक, वैल्यूज को सीखना, याद रहेगा। सांवेगिक स्वतंत्रता याद रखना, इमोशनल फ्रीडम की बात करें किशोरावस्था होगा। उचित पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं प्राप्त करना एडोलसेंस है। और अगर सीखना होता तो फिर बाल्यावस्था हो सकता था। और अपने अन्य लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ इमोशनली अपने आप को जोड़ता है, ये शिशुअवस्था की बात है। और अगर शिशुअवस्था नहीं हो तो फिर पूर्व बाल्यावस्था इसका आंसर आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। जिन जुड़वा भाइयों व बहनों की आनुवंशिकता 50% समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? एकांगी जुड़वा, ये इंग्लिश टर्म्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, या फ्रेटर्नल ट्विंस, या ट्विंस, या फोस्टर चिल्ड्रन। तो याद रखना,
50% है, बस यही दो याद रखना आप, इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। 50% वाले होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। कौन से होते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। और अगर 100% होता तो आइडेंटिकल ट्विंस। 18th, बहुत शानदार प्रश्न है 18वां, जीन पियाजे के बारे में याद रखना। जीन पियाजे के बारे में पहली बात याद रखना, सबसे पहले उन्होंने दिया था अडेप्टेशन के 2 फेज बताए थे ना। पहला असिमिलेशन था और दूसरा क्या था? एकोमोडेशन था। पहला था असिमिलेशन, आत्मीकरण। क्या था? आत्मीकरण था। और दूसरा था समायोजन। लेकिन बीच में जो चीज़ें होती हैं मैं आपको बता दूं, आत्मीकरण में स्कीमा में किसी भी नई चीज़ को ऐड करना, जोड़ना होता है, ठीक है ना। इसलिए एक तरीके से बैलेंस ऑफ नॉलेज होता है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, साम्य धारण हो जाता है। पर फिर कोई नई चीज़ आती है, जैसे उसने सेब को अडोप्ट कर लिया, फिर टमाटर को देखा तो सेब बोला, फिर उसको पता लगा यार ये तो प्रॉब्लम है, ये सेब नहीं है, कुछ अलग है ये तो एक हलचल मचती है ना, उसको बोलते हैं न्यू सिचुएशन। और न्यू सिचुएशन के कारण से क्या होता है? फिर डिसइक्विलिब्रियम होता है और फिर फाइनली अकोमोडेशन होता है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। सबसे, आप तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले आत्मीकरण और सबसे अंत में समायोजन, बीच में साम्य धारण, नई परिस्थिति असाम्य धारण। क्योंकि समायोजन अकोमोडेशन के लिए असाम्य धारण होना जरूरी है, वो हलचल मचनी जरूरी है कि साहब ये मेरे वाली इस स्कीमा में तो फिट नहीं बैठ रही, तो ये असाम्य धारण हो गया, ठीक है ना। तो पहले आत्मीकरण, उसके बाद साम्य धारण, फिर नई परिस्थिति, फिर असाम्य धारण और फिर समायोजन। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ओके। 19, कौन सा जीन पियाजे के नैतिक विकास, ओहो ये बहुत शानदार चीज़ है जो आपको बतानी थी। कौन सा पियाजे के नैतिक विकास में पर केंद्रित उन्मुखता हेट्रोनोमी की विशेषता नहीं है? तो देखो यहाँ पे आपको मैं 2 मिनट में बताता हूँ, इसमें कोई सवाल आए तो इससे बाहर नहीं आएगा। सुन ले, एक छोटी सी महत्वपूर्ण थियोरी है और वो है जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट। तो मोटे तौर पे तो देखो हमें इसकी 2 अवस्थाएं याद रखनी है। पहली अवस्था, उत्कर्ष के बच्चे ध्यान दें, वहाँ पे अगर कुछ कुछ उसका ऑपोजिट लिखा हुआ है या किसी पहले वाली बुक में ऑपोजिट में प्रिंट है तो ध्यान रखना। पहली जो अवस्था है उसको 5 से 9 वर्ष तक माना है, ठीक है ना, 5 से 9। इसमें ज़्यादा एज का डिवीजन इसलिए नहीं है कि ये 5 से 9 हो गई, 5 से पहले गैर नैतिक होता है, पूर्व नैतिक होता है, और फिर अगली 9 के बाद भी कर सकते हैं, 10-11 भी कर सकते हैं, 9-10 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली स्टेज इन्होंने जो बोली वो इन्होंने बोली पर केंद्रित उन्मुखता, जिसका नाम है हिट्रोनोमी। हिट्रोनोमी यानी हिट्रोनोमी में क्या होता है? हिट्रोनोमी में नैतिक नियम दूसरे तय करते हैं। नैतिक नियम भगवान खुदा तय करता है, जिसको डिवाइन बोलते हैं, डिवाइन तय करता है। और चूंकि दूसरे तय होते हैं इसलिए बालक नैतिक नियमों को दृढ़ और अपरिवर्तनीय मानते हैं। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस स्टेज में काम का कॉन्सिक्वेंस, परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी रिजल्ट बुरा तो काम बुरा, अगर रिजल्ट अच्छा तो आपका जो काम है वो नैतिक रूप से अच्छा है। इसका मतलब परिणाम ही तय करता है कि कोई काम गुड है कि बैड है। यहाँ इंटेंशन महत्वपूर्ण नहीं है, इरादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये पहली स्टेज है, ठीक है। और एक खास बात, इसको जीन पियाजे ने नैतिक वास्तविकता का काल कहा है। क्या कहा है? नैतिक वास्तविकता का, या मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। नैतिक वास्तविकता का काल या मोरल रियलिज्म पहली स्टेज है। 2 बड़ी स्टेज मैं आपको बता रहा हूँ। पहली स्टेज है हिट्रोनोमी, पहली स्टेज है परकेंद्रित उन्मुखता, जिसमें नैतिक नियम दूसरे बनाते हैं, जिसमें नैतिक नियम डिवाइन हैं, जिनमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। और इसमें इरादा महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है। और इसको क्या नाम दिया? मोरल रियलिज्म नाम दिया जीन पियाजे ने। और इसकी एज की स्टेज है 5 से 9 वर्ष। कितनी है? 5 से 9 वर्ष। इसमें एक और चीज़ है, इमानेंट जस्टिस की बात की जाती है। इमानेंट जस्टिस का मतलब होता है कि साहब नैसर्गिक न्याय मिलेगा, जिसने गलत किया है ना, बुरा किया, उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, हाथ के बदले हाथ, सुना है ना आपने। तो वो इमानेंट जस्टिस की बात इसमें होती है। मोरल रियलिज्म ये है। और नैतिक नियम बदले नहीं जाते हैं, नियमों के स्रोत दूसरे हैं, बड़े लोग हैं, कोई सत्ता है, और इसको मोरल रियलिज्म कहते हैं। ये पहली स्टेज है। हिंदी में इसको बोलेंगे पर केंद्रित उन्मुखता या परायत्ता भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में हिट्रोनोमी याद रखना, हिट्रोनोमी। और दूसरी स्टेज है इसके विपरीत ऑटोनोमी। दूसरी क्या हो जाएगी? ऑटोनोमी। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी को हम बोल देंगे स्वायत्तता। स्वायत्तता। और चूंकि वो 5 से 9 था, इसको 9 से 10 वर्ष, या कहीं 9 से 11 मिल जाए, 9 से 13 मिल जाए। 4 स्टेज की बात करें तो फिर आगे बढ़ सकती है। ओके, बस क्या फ़र्क है? इतना फ़र्क है कि उसमें नैतिक नियम बड़े बनाते थे,
खुदा भगवान बनाता था, डिवाइन बनाता था, और इसमें नैतिक नियम खुद बनाते हैं, अंदर से आते हैं, अंदर से हम खुद बनाते हैं। सब खुद बनाते हैं तो फिर नैतिक नियमों में बदलाव भी संभव है, तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है। और चूंकि नैतिक नियमों में परिवर्तन संभव है, बदलाव संभव है, इसलिए एक और बात इससे जुड़ जाती है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि साहब हमारा इरादा और इंटेंशन तो बेहतर था, रिजल्ट ये रहा तो हम क्या करें। इसका मतलब इस स्टेज में इरादा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, इंटेंशन महत्वपूर्ण है, परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। और इसको जीन पियाजे ने रेसिप्रोसिटी, एक शब्द है, मोरल रेसिप्रोसिटी, हिंदी में एक शब्द आता है अन्योन्याश्रित, यानी दूसरों से संबंधित, या फिर मोरल रिलेटिविज्म, आपने पढ़ा हो कहीं, मोरल रिलेटिविज्म की अवस्था कहते हैं। वो थी मोरल रियलिज्म, नैतिक वास्तविकता का काल, और ये नैतिक दूसरों के साथ जुड़ी हुई, ठीक है, पराश्रित नैतिकता, ध्यान देंगे, वो थी स्वायत्त नैतिकता, ये है हिट्रोनोमी, वो थी ऑटोनोमी, ये है। ठीक है। और इरादा इसमें महत्वपूर्ण है, परिणाम उसमें महत्वपूर्ण है, नियम बदलते हैं इसमें, उसमें नहीं बदलते। रिलेटिविज्म, नैतिक सापेक्षता, ऐसा कोई शब्द आ जाए हिंदी में, वो सारा इससे संबंधित है, और नैतिक वास्तविकता उससे संबंधित है। ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना कि जीन पियाजे ने ये जो मॉडल दिया है वो कोहलबर्ग के समान, जिन्होंने कोहलबर्ग ने कहानियाँ सुनाई थी ना बच्चों को, स्टोरीज, हेंजुस का नायक था, वैसे ही ये वहीं से तो लिया है आइडिया कोहलबर्ग ने। तो जीन पियाजे ने भी स्टोरीज बेस्ड बहुत सी कहानियाँ उन्होंने बच्चों को सुनाई, और बच्चों ने जो जवाब दिए ना, उनके आधार पे जीन पियाजे ने ये नैतिक विकास का मॉडल दिया। उनकी उनकी कहानियों की में कुछ छोटी लड़कियों की कहानियाँ हैं। मार्गेट एक लड़की है, ठीक है ना, मार्गेट, उसकी कहानी है। ठीक है। मार्था एक लड़की है, वो अपनी मम्मी का ड्रेस बनाती हैं, ठीक है ना, तो ये कट लग जाता है। तो इस स्टेज में तो ये कहते हैं कि साहब इरादा क्या था, इसमें कहा कि इरादा कुछ भी हो, परिणाम गलत था तो गलत था। पहले वाली स्टेज में परिणाम महत्वपूर्ण है, बाद वाली में इरादा महत्वपूर्ण है। ऐसी कुछ बातें हैं। क्रिटिक्स भी हैं इसके, इस थियरी के, कि साहब इन्होंने फीमेल की बात नहीं करी, तो फीमेल वाली बात आपको याद है, वैसे ही कोहलबर्ग में भी क्रिटिक्स होता है। ठीक है। ओके। एक और बात, दो स्टेज मैंने आपको बताई, अगर दो स्टेज आए तो पहली क्या हो गई, हिट्रोनोमी, परायत्ता वाली, दूसरी ऑटोनोमी, स्वायत्ता वाली। 5 से 9 वर्ष पहली का कर देंगे, दूसरी 9 के बाद है, 9 से 10, 9 से 11, कुछ भी हो सकता है, ये ऑटोनोमी है। ठीक है। पहले वाली में नियम दृढ़ हैं, अपरिवर्तनीय हैं, डिवाइन बनाता है, सत्ता बाहरी है, और इसको बोलते हैं मोरल रियलिज्म, पहले वाली को। ठीक है। और दूसरी जो है ऑटोनोमस, स्वायत्ता वाली, उसको बोलते हैं आपसी समझ से नियम बदले जा सकते हैं। और यहाँ पे इरादा महत्वपूर्ण है, इंटेंशन महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसको नैतिक सापेक्षता भी कह सकते हैं, अन्योन्याश्रित नैतिकता भी कह सकते हैं, रेसिप्रोसिटी भी कह सकते हैं। लेकिन एक और बात, अगर 4 स्टेजेस की बात आ जाए, क्योंकि पियाजे ने बाद में 4 का भी उल्लेख किया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही 2 का मेन रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली इनमें से सवाल आते हैं। पर अगर 4 स्टेज की बात आई तो आपको ये भी ध्यान रखनी है, 5 से मामला शुरू हुआ ना, इसलिए पहले 5 साल तक तो वो होता ही नहीं नैतिकता, इसलिए उसको उन्होंने नाम दिया एनोमी। तो पहली स्टेज कौन सी हो गई, 4 स्टेज की बात है तो पहली होगी एनोमी। एनोमी गैर नैतिक अवस्था, गैर नैतिकता वाली। ठीक है। पहली एनोमी होगी। दूसरी हिट्रोनोमी। अब हिट्रोनोमी के 2 भाग कर दिए इन्होंने, हिट्रोनोमी, पहली एनोमी, दूसरी हिट्रोनोमी, और तीसरी भी हिट्रोनोमी। ठीक है। तो हिट्रोनोमी के 2 भाग किए, जिसमें पहली जो हिट्रोनोमी है वो तो है अथॉरिटी बेस, अथॉरिटी, अथॉरिटी। और अगली जो हिट्रोनोमी है वो है रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी। यानी एनोमी के बाद पहला जो है इसमें अथॉरिटी, तो अथॉरिटी का मतलब कहीं ना कहीं वो क्या आ गई, परकेंद्रितता वाली बात आ गई है। और फिर ये जो हेट्रोनोमी है इसमें रेसिप्रोसिटी की बात आ गई। और फिर फाइनली चौथी जो है वो है ऑटोनोमी। चौथी क्या है, ऑटोनोमी। तो ये 4 की भी बात कर सकते हैं। अब चलिए उस सवाल पे चलते हैं, आप आराम से करोगे। कौन सा पियाजे के नैतिक विकास में पर केंद्रित उन्मुखता, हेट्रोनोमी, पहले स्टेज की दूसरी स्टेज पहली स्टेज की विशेषता नहीं है। कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं, ये तो है। आसन्न न्याय की अवधारणा पर आधारित है। आसन्न न्याय हमने आपको भी बताया था, इमानेंट जस्टिस, यानी बुरा किया है तो फल मिलेगा ही मिलेगा, तो है साहब। नैतिक नियम दृढ़, अपरिवर्तनीय, सर्वव्यापी होते हैं साहब। दूसरा ऑप्शन देखो, रेसिप्रोसिटी, अन्योन्यता या सहयोग की नैतिकता, या मोरल रिलेटिविज्म, कहा है नहीं कहा साहब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अन्योन्यता, रेसिप्रोसिटी, या सहयोग की नैतिकता, या मोरल रिलेटिविज्म,
या सापेक्षता या पारस्परिकता, ऐसे शब्द आए तो बात करनी है साहब ये दूसरी जो स्टेज है बी, ऑटोनोमी वाली, उससे संबंधित है। हेटेरोनोमी वाली से क्या संबंध है? नैतिक वास्तविकता, मोरल रियलिज्म। ये महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे। ओके, 20वां प्रश्न, कौन सा एक समावेशी कक्षा में महत्वपूर्ण है? तो इसमें अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैंने सवाल लिया है। समावेशी कक्षा है, उसमें चाहे कैसा भी बच्चा हो सबको एक साथ मुख्य धारा में बैठा के पढ़ाएंगे। तो कौन सा एक समावेशी कक्षा में महत्वपूर्ण है? एक रूप निर्देशन या मानकीकृत परीक्षण या प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना या विशिष्ट शिक्षा योजना। तो देखो यहाँ पे ध्यान दें, एक रूप निर्देशन और विशिष्ट शिक्षा योजना में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। सही जवाब आपको पता है क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अक्सर बच्चे पहला ऑप्शन करते हैं और बहुत से लोग पहला ऑप्शन बताते भी हैं, जो एकदम गलत है। यानी समावेशी शिक्षा में आपने सबको एक साथ तो बैठाया, लेकिन एक रूप निर्देशन करना तो शिक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ है। सबको एक ही डंडे से कैसे हाँक लेंगे, जबकि हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग है। कोई कोई सुनकर सीखता है, कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीखता है, कोई देखकर सीखता है, कोई चिंतन करके सीखता है, कोई कोई कुछ और करके सीखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबको हम एक रूप निर्देश, और यही बहुत बड़ा चैलेंज है एक टीचर के लिए कि वो सबको एक छत के नीचे रखेगा और उनमें सब अलग अलग हैं, सब विशिष्ट हैं, सबके अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग स्टाइल हैं, फिर भी सबको एक साथ रखेगा, मुख्य धारा से अलग नहीं हटने देगा और हर किसी की नीड को पूरा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है इंक्लूसिव एजुकेशन की। इसलिए सही जवाब होगा विशिष्ट शिक्षा योजना। क्या होगा? विशिष्ट शिक्षा योजना। नेक्स्ट, ये जेंडर के बारे में एक आध प्रश्न मैंने लिया, हालांकि जेंडर पे पूरा वीडियो बनाया है मैंने, है ना, तो जिन लोगों ने बिल्कुल नए हैं वो देख सकते हैं उसको। न्यूज़पेपर व कहानियों में पुरुषों व महिलाओं को गैर परंपरागत भूमिकाओं में, गैर परंपरागत भूमिकाओं मतलब क्या हुआ? घर के काम तो महिलाएं करेंगी, और माफ़ करें, घर के काम तो पुरुष करेगा और बाहर के काम महिलाएं करेंगी, क्योंकि परंपरागत में तो आज तक घर में महिला बाहर पुरुष, ये तो हुआ है। लड़का रोता है, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते। ये परंपरागत है। पर गैर परंपरागत एक दूसरे की भूमिकाएं बदल देंगे। तो न्यूज़पेपर में, कहानियों में, हर जगह हम ये देखते हैं ना। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, ऑप्शन एक, जेंडर बायस बढ़ाने के लिए, जेंडर स्थिरता बढ़ाने के लिए, जेंडर भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए, या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो देखो, गैर परंपरागत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जो चला आ रहा है उसको हम खत्म करेंगे। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, काउंटर करेंगे उनको, चैलेंज देंगे उनको, चुनौतियां देंगे उनको। महिला भी तो पायलट है, चुनौतियां देंगे उनको, ठीक है। पुरुष भी तो कुक है, चुनौतियां देंगे, ठीक है ना। जेंडर बायस क्या होता है? किसी भी एक तरफ झुक जाते हैं उसको जेंडर बायस कहते हैं। जेंडर रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइपिंग किसको कहते हैं? जो आज तक ज़माने से, सदियों से चला आ रहा है, वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। जेंडर स्थिरता, कॉन्स्टेंसी और रिलेवेंसी वगैरह मैं आपको खूब बता चुका हूँ, पहले बात हो चुकी है। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। 22, वापस एक सवाल लिया हमने। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो जेंडर बायस का एग्जाम्पल है, जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात कर रहा है वो, ठीक है। 23, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता कम करने के लिए कौन सा तरीका प्रभावित है? रूढ़िबद्धता कम करना, इसका मतलब अच्छी बात है कोई। तो जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठक व्यवस्था। तो देखो, इंग्लिश के टर्म से कैसे चीज़ें आसान होती हैं। एक्चुअली जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा तो जनरली हम कहते हैं साहब, चर्चा करने से क्या होता है, कुछ करके दिखाना होता है ना, तो हम इसको सही नहीं मानते। पर आप ये तीनों ऑप्शंस देखिए, एक तो तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं। दूसरी बात, अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देने का मतलब, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठक व्यवस्था का मतलब क्या होता है पता है आपको? यानी जेंडर के अनुसार अलग अलग बैठाओ। जेंडर सेग्रीगेशन बोलते हैं इसको, जेंडर सेग्रीगेशन, यानी लड़कियों को अलग बैठाओ, लड़कों को अलग बैठाओ। जेंडर सेग्रीगेशन खेल समूह का मतलब क्या हुआ? लड़कों को ये खेल खिलाओ, लड़कियों को ये खेल खिलाओ। और जेंडर विशिष्ट भूमिकाएं, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स का भी मतलब वो हुआ कि लड़कियों के ये काम है साहब और लड़कों के ये काम है। तो इन तीनों में तो क्या कर रहे हैं हम? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ा रहे हैं। केवल जेंडर बाइस के बारे में चर्चा करना एक अच्छी बात है कि साहब ऐसा करने से पक्षपात होता है, इसलिए जेंडर बाइस के बारे में टीचर चर्चा करेगा तो फिर उनको बेहतर रहेगा उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, दो एक प्रश्न हो रहे हैं, उससे पहले सुन लें आप ध्यान से। दरअसल आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्या है? आपको परीक्षा में अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिले कि साहब हम एक शिक्षक के रूप में
पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण पे बल देंगे तो आप बोलेंगे साहब ये गलत है। रोट या दोहराने की बात करें तो गलत है। हाँ, नियमित मूल्यांकन करेंगे ये बात आए तो ये भी गलत है। योग्यता आधारित समूह में बच्चों को बांटें, ध्यान रखना, समूह में बांटना, सेग्रीगेशन करना गलत है। अगर ऐसा आ जाए योग्यता आधारित समूह में बांटें तो बोले सही की गलत, ये भी गलत है। बच्चा गलतियां करता है तो सिस्टम फेल है, ये ध्यान रखना। बच्चे की गलतियां क्या हम स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे, लेकिन हम क्या उन पे गौर करेंगे? नहीं, उनको नज़रअंदाज करेंगे। इसी तरह से भाई गलतियां भी तो सीखना है ना, विंडोज़ ऑफ लर्निंग है। इसी तरह से बच्चे अपने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो एकदम से गलत हैं, बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या हम उनके उन कॉन्सेप्ट को, जिनको नैव नैव कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्या हम उनकी उन गलत अवधारणाओं को, भोली भाली अवधारणाओं को स्वीकार करेंगे, महत्व देंगे? जवाब है महत्व देंगे, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे, चुनौती देंगे और ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। लेकिन हम किस तरह से दुरुस्त करेंगे? उनको पहले महत्व जरूर देंगे, ठीक है ना। बच्चे स्पष्टीकरण मांगे टीचर से, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे प्रश्न पूछें, बहुत अच्छी बात है। बच्चे आपस में बात करें तो फिर ध्यान रखना, बच्चे अगर आपसी बात करें तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनको रोकना चाहिए कि मदद करनी चाहिए? याद रखना, आपस में बच्चे कम्युनिकेशन करें, बात करें तो शिक्षक को उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। मदद करेंगे और उनकी बातों को ज़िंदगी की वास्तविक चीज़ों की तरफ और सकारात्मकता की तरफ या बेहतरी की तरफ या फिर हर जगह मीनिंग मेकिंग हो रहा है ना, नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनकी तरफ मोड़ देगा, ये जरूर करेगा, मोड़ दे देगा, लेकिन बातचीत में हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना है। बात क्लियर हुई आपको? तो ऐसी कोई बात एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, या फिर बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ऐसी कोई बात है तो आंख बंद करके बेस्ट आंसर है उसको राइट मान लेना। ओके, चलिए, ये हो चुका है, ये हो चुका है। 24 वाला देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ये आईईपी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये किसके संदर्भ में? विशेष शिक्षा के कार्यक्रम के बारे में है, या बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के बारे में है, या मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के बारे में है, या ई लर्निंग कार्यक्रम के बारे में है? तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? यानी हर किसी के लिए विशिष्ट है। समावेशी शिक्षा में सब साथ तो हैं, पर हर किसी के स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको हम सिखाएंगे ना, उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो हर किसी के लिए विशिष्ट है। इसी को बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का प्रोग्राम भी है। ओके, 25 वाला देखिए, जब बालक की योग्यता के मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, स्थायित्व में पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, तब उस परीक्षा को कहते हैं, बोलिए क्या बोलेंगे? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, या फिर कोई नहीं? तो जहां भी स्थायित्व शब्द मिले, परिणाम में स्थायित्व, कंसिस्टेंसी एक शब्द मिले, आपको आंख बंद करके विश्वसनीयता करना है, विश्वसनीयता। फिर सुन लें, इन पे जरूर एक प्रश्न आपको मिलेगा। विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता में क्या फ़र्क है? वस्तुनिष्ठता में तो क्या होता है, जहाँ पे सब्जेक्टिविटी और भावनाएं परिणाम पे हावी नहीं होती, चाहे इंसान बदल जाए। इसलिए जहाँ परीक्षक बदल जाते हैं फिर भी रिजल्ट सेम रहता है, उसको तो बोलते हैं वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। अलग अलग परीक्षकों से कॉपी जांच करवाई और एक ही रिजल्ट रहा तो हम कहेंगे साहब मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता है। लेकिन विश्वसनीयता में क्या होगा? रिजल्ट विश्वसनीयता में भी नहीं बदलता। वस्तुनिष्ठता में सेम रिजल्ट रहा, पर कौन बदले? जांचने वाले बदले, परीक्षक अलग अलग हो गए। और विश्वसनीयता में भी रिजल्ट नहीं बदलता, लेकिन यहां बदलता है समय, टाइम, परिस्थितियां। तो याद रखना, अलग अलग समय पर किए गए परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। तो अलग अलग समय पर किए गए परीक्षण अगर समान रिजल्ट दें तो वो क्या है? वो विश्वसनीयता है। तभी तो आपको याद है ना, टेस्ट रीटेस्ट बताया था हमने आपको। वैधता क्या होती है? वैधता एक्यूरेसी है, यानी जिस चीज़ को हम जांचना चाह रहे हैं भटक नहीं जाएं हम, एक्यूरेसी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि साहब मूल्यांकन में परिशुद्धता, परिशुद्धता होती है एक्यूरेसी, तो वैधता होती है, ठीक है। अलग अलग समय पर किए जाएं, बार बार किए जाएं, या फिर परिणामों में स्थायित्व, कंसिस्टेंसी, ये होता है विश्वसनीयता। और अलग अलग लोग जांचें फिर भी सेम, ये होती है वस्तुनिष्ठता। तो मेरे ख्याल से नहीं भूलेंगे आप। 26 बस लास्ट क्वेश्चन बचा है। चलिए साहब, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्न में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
पहला ऑप्शन देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना, अच्छी बात है, अनुशासन भी अच्छी बात है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना, अच्छी बात है। और चौथा, आराम के लिए जगह बनाना। देखो, आराम के लिए हिंदी में ऐसा लगता है आराम करवा रहे हैं साहब, जबकि इंग्लिश में देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। तो पता है बेस्ट क्या है? बेस्ट यही है, नंबर 4। यानी बच्चे आराम के लिए जगह बनाने का मतलब ये कि बच्चों को रिलीज कर दें, टेंशन रिलीज कर दें, उनका टेंशन रिलीज। अगर टेंशन, अनुशासन में टेंशन होगा, होगा कि नहीं होगा? निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करेंगे, बिल्कुल टेंशन होगा। रटवाता है, दोहराता है, टेंशन होगा। तो ये तीनों टेंशन वाली बातें हैं। टेंशन फ्री वाली बात कौन सी है? चौथी बात है। और हमको तो परीक्षा में टेंशन फ्री वाली बात आंसर देना है, जहाँ पे बच्चे पूछताछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रिलैक्स हैं। तो फिर बेहतर बेहतर लर्निंग होगा कि नहीं होगा? मीनिंग मेकिंग होगी कि नहीं होगी? यही तो कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो जवाब चौथा आपका राइट माना जाएगा। ओके, अब ये सवाल, आखिरी सवाल मैंने इसलिए लिया कि फिर आपको कई लोगों को कन्फ्यूजन है दंड और पुनर्बलन में। तो सुन लें 1 मिनट की बात, 1 मिनट की बात सुन लें। हम आपको बता चुके हैं पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, अनुक्रिया को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। दंड चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, अनुक्रिया को क्या करता है? घटाता है। याद है ना आपको? लेकिन आप बोलेंगे साहब ये घटाता है, ये बढ़ाता है। दरअसल पुनर्बलन तो वांछित अनुक्रिया को बढ़ाता है और दंड अवांछित अनुक्रिया को रोकता है या अवांछित अनुक्रिया को कम करता है। यानी डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाने वाला है रीइंफोर्समेंट, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और अनडिजायर्ड बिहेवियर को रोकता है, वो है पनिशमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, आप ध्यान रखना, ठीक है? कई बार बहुत सिंपल पूछ लेते हैं, सकारात्मक दंड अनुक्रिया को, तो सकारात्मक दंड तो भी अनुक्रिया को क्या करेगा? बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। पर कौन सी अनुक्रिया की बात हो रही है? अनडिजायरेबल बिहेवियर की बात हो रही है। ओके, अब बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, ठीक है ना? जैसे पहला देखो आप, देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में बहुत माइनर सा फर्क है, हल्का सा फर्क है। वो हमने आपको जो चीज़ें बताई थी वो बेहतरीन है, बस केवल एक उसमें एक जो मैंने करेक्शन कराया था वो ध्यान रखना। इनमें बहुत हल्का सा फर्क है। और हम इसमें अगर उद्दीपक और अनुक्रिया को ढूंढ लेंगे सही तरीके से तो फिर हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे हमने बात करी थी ना कि साहब धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है उद्दीपक चश्मा नहीं है बल्कि धूप है। चश्मा पहनने का व्यवहार तो हम सिखा रहे हैं बच्चों को। तो धूप खराब है, नेगेटिव है, अनप्लेजेंट है, तो धूप को हटा रहे हैं, इसका मतलब पुनर्बलन है। और हटा रहे तो नकारात्मक पुनर्बलन है। तो धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना या ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ा पहनना, ये सारे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हैं, सारे नकारात्मक पुनर्बलन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है? तो याद रखना आप। वैसे ही आपको याद है हमने एक आपको एग्जाम्पल बताया होगा साहब कि साहब आप अलार्म लगाते हैं सुबह सुबह, ठीक है ना? अलार्म लगाते हैं, जब अलार्म बजता है तो पहले तो क्या होता है? नकारात्मक पुनर्बलन यही तो है कि पहले तो हम कुछ अनप्लीजेंट प्रस्तुत करते हैं ताकि वो फिर उससे रहा नहीं जाए, सहा नहीं जाए, तो फिर वो सही दिशा में व्यवहार करे, यही तो हम चाहते हैं। तो अलार्म बजता है, वो सो रहा है आराम से, तो सोने का व्यवहार हो रहा है उसका, हम चाहते हैं कि उठ जाए, इसलिए अलार्म लगा देते हैं। अलार्म बजता है साहब, जैसे अलार्म बजता है अलार्म की ध्वनि उसके कानों में आती है, बोलिए ये प्लीजेंट है कि अनप्लीजेंट? अनप्लीजेंट है, खराब है। और जैसे वो उसे सहन नहीं होता तो वो उठ के उसको बंद करता है, इसका मतलब उसने खराब चीज़ को हटा दिया। तो अलार्म को हटाया, खराब चीज़ को हटाया, तो ये नेगेटिव हो गया, पर ये पुनर्बलन हुआ, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, नकारात्मक पुनर्बलन है। और इसमें उद्दीपक क्या हुआ? उद्दीपक वो आवाज़ हुई जो अलार्म की है। और अनुक्रिया क्या हुई? अनुक्रिया उठने वाली हुई। तो जल्दी उठना सिखा दिया हमने उसको, क्योंकि वो खराब चीज़ हटाएगा वो, इसलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि साहब एक बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो हम उसका वीडियो गेम ले लिया या उसका इंटरवल हमने उससे ले लिया, तो यहाँ वीडियो गेम और इंटरवल उसके लिए अच्छी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ें प्लीजेंट हमने हटा दिया, इसका मतलब ये दंड के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना? और कौन से दंड के एग्जाम्पल हो गए? नकारात्मक नेगेटिव पनिशमेंट के एग्जाम्पल हो गए। जो उसकी होमवर्क नहीं करने वाली आदत को, देखो यहाँ बहुत माइनर फर्क याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो कौन सा नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल नहीं है? देखो आप इधर से देखो, अच्छी ग्रेड लेने वाले छात्रों को होमवर्क नहीं देना, अच्छी ग्रेड लेने लाने वाले छात्रों को होमवर्क
नहीं देना। आप ध्यान दें, होमवर्क टेंशन देता है या खुशी देता है? जवाब है टेंशन देता है, टेंशन। तो हमने टेंशन देने वाली अनप्लीजेंट चीज को हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छी पढ़ाई करने का व्यवहार हम उसका बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने एक अनप्लीजेंट चीज़ जो उसको हम दे रहे थे वो हटा ली। तो ये नकारात्मक पुनर्विलन का एग्जाम्पल हुआ। तीसरा देखो, तेज स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगाना। कई बार इसकी जगह चालान काटना आ जाता है या लाइसेंस जब्त करना आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे आप। ये क्या है? आखिर तेज स्पीड में गाड़ी चलाना एक अनुक्रिया, एक व्यवहार है, और जुर्माना लगाया तो जुर्माने में क्या हुआ पता है? पैसा ले लिया आपसे, ठीक है ना, आपका आपका चालान काट दिया साहब 1000 का, 1000 रुपये लग गए आपके। तो आपसे 1000 रुपये ले लिए। इसका मतलब आपके पास पैसा जो था वो प्लीजेंट था या अनप्लीजेंट? दुखदायी था, पीड़ादायक था, या फिर कष्टप्रद था, या फिर संतोषप्रद था? जवाब है संतोषप्रद था। अच्छी चीज़ थी, तो अच्छी चीज़ ले ली साहब। अच्छी चीज़ ले ली, इसका मतलब ये दंड हुआ। तेज स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगाना नेगेटिव पनिशमेंट है, नकारात्मक दंड है। अच्छी ग्रेड लाने पर छात्रों को होमवर्क नहीं देना, अच्छी बात है, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन है। चलती कार में बीप बीप की आवाज़ से बचने के लिए सीट बेल्ट पहनना। ध्यान देंगे, बीप की आवाज़ कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनीज पैदा करती हैं इसलिए लगाई उन्होंने। तो बीप की आवाज़ तकलीफ दे है साहब, ये कष्टप्रद उद्दीपक है, और ये तभी हटेगा जब अपन बेल्ट पहनेंगे। तो बेल्ट पहनने की अनुक्रिया को सिखाने के लिए तो ये किया। तो ये भी क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। और रोते हुए बच्चे को माँ का थपकियाँ देकर सुलाना। तो पता है बच्चा भी इसका यूज़ कर रहा है ना, यानी वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। क्यों रो रहा है पता है? कि माँ उसको आके थपकी देगी। क्यों देगी थपकी उसको उसको रोने से? क्योंकि माँ से उसका रोना सहन नहीं होता। तो उसका जो रोना है वो एक कष्टप्रद उद्दीपक है। वो क्या है? एक कष्टप्रद उद्दीपक है। ये किसके लिए है? ये माँ के लिए है। तो माँ क्या करेगी? इस कष्टप्रद उद्दीपक को हटाने के लिए कोई अनुक्रिया करेगी, और वो अनुक्रिया क्या है? जो वो चाहता है कि मेरे को आके आप थपकियाँ दो, लोरी सुनाओ, गोद में लो। तो माँ जाके उसको थपकियाँ देती है या गोद में लेती है, और वो सो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, रोने वाला कष्टप्रद उद्दीपक था, अनप्लीजेंट था, जो हटा, और पर्टिकुलर एक व्यवहार हुआ। बच्चा बच्चा वो चाहता है कि माँ की अनुक्रिया बढ़े, मेरे पास आने वाली, ठीक है ना, मुझे खिलाने वाली। तो ये भी रोते हुए बच्चे को माँ की थपकियाँ देकर सुलाना नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है। बीप बीप की आवाज़ नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है। और तेज स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना, ये दंड है साहब, दंड दंड, और ये नकारात्मक दंड का एग्जाम्पल है। और अच्छी ग्रेड लाने वालों को होमवर्क नहीं देना, ये नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल है। तो 3 नकारात्मक पुनर्बलन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, केवल एक तीसरा नकारात्मक दंड है साहब। ओके, तो इस तरह से आखिर हम इख्तिताम को आ पहुँचे। ठीक है, मैं आज पूरी रात एक्चुअली आपको बताऊँ सोया नहीं था। रात को मैंने बहुत से वीडियोस बनाए आपके लिए, लेकिन वो ये मोबाइल है इसलिए वो बहुत प्रॉब्लम बार बार आ रही थी। मैंने आपको कुछ गाने भी सुनाए उनमें, ठीक है, तो वो भी हो रहा था। तो ये सब हुआ, इस वजह से मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। तो बीच में कुछ कहीं मैं मतलब कुछ स्लो बोला हूँ और बोला हूँ, तो आप उसको वो कर लेना है ना। और आप सबको वापस एक बार मैं बोल दूँ, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रिज़ल्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, रिज़ल्ट की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। जो सफ़र था वो बड़ा मज़ेदार था। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ चलते चलते, चूँकि आप मुझे नहीं पता कहाँ हैं, रास्ते में हैं, कहीं सुन रहे हैं। मेरे को एक कमेंट मिला था दरअसल, और वो कमेंट मेरे, क्या बोलूँ, दिल को छू गया था। कमेंट ये था, किसी ने बहुत ही इनोसेंट कमेंट किया था कि सर, एक लड़का था, उसने बोला था, सर कि अब नीट की परीक्षा के बाद क्या आप हमें भूल जाएंगे? तो उसने जो कमेंट किया ना, उस पर मेरे को 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं, मैं अभी आपको सुनाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली आपसे मेरा इतना गहरा संबंध बन गया है कि अब इस ज़िंदगी में तो ये संबंध टूटेगा नहीं। आप चाहे कोई कहीं उत्तराखंड से मेरे को सुन रहा है, या कोई कहीं दिल्ली में है, कोई कहीं साउथ इंडिया में, कहीं असम में है। हालांकि बहुत कम लोग हैं अभी अपने पास जो अपने से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हैं उनका अपना एक परिवार बन गया, और ये परिवार कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। और 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, सुने आप। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे,
तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी, ये दोस्ती। हम दोस्ती दोगे ना? हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। शुक्रिया। तो आप सबको बहुत ठंडे दिमाग से रिजल्ट की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, मस्ती से पेपर देना है और बेस्ट ऑफ लक। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू, बाय।